ह्यूमंस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली है डीएनए। और हमें पता है कि डीएनए में बहुत तरीके के जीन्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी एक नॉर्मल सेल की और एक किसी कैंसरस सेल की, तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए ही होगा। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक कैंसरस सेल एक कैंसर की तरह क्यों बिहेव करता है और एक नॉर्मल सेल की तरह क्यों बिहेव करता है? तो इसका जो जवाब है वो बेसिकली होता है उसके जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, कि एक जो कैंसरस सेल है उसमें कुछ अलग तरीके के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं और एक नॉर्मल सेल है उसमें कुछ अलग तरीके के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम उसे जीन एक्सप्रेशन के टेक्निक को समझेंगे और ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक कैंसर सेल में जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है और एक नॉर्मल सेल में जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो आपस में कैसे एक दूसरे से अलग है। So, welcome to our YouTube channel Biofusion X. I am your educator Neha, and today we are going to discussing about the biochip, which is also known as DNA microarray or gene expressional technique. So, without wasting our time, let's start the class. आज की क्लास में जो हम चीजें पढ़ेंगे स्टूडेंट वो हमारे बेसिकली इंट्रोडक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट, देन उसके बाद हम डीएनए माइक्रोएरे की कुछ एप्लीकेशंस, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए माइक्रोएरे होता क्या है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए माइक्रोएरे है इसे हम दूसरे शब्दों में, इसके और भी तरीके के नाम होते हैं। कौन कौन से? इसे हम कहते हैं स्टूडेंट बायोचिप। और ये कैसी टेक्निक होती है जिसमें बेसिकली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जीन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज जीन एक्सप्रेशन टेक्निक। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है, जब मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ाई थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो होता है हमारा स्टूडेंट डीएनए। तो सपोज करो ये बेसिकली क्या है? ये है हमारा डीएनए। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ह्यूमन सेल की बात करेंगे। तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो कितना होता है? वो होता है बेसिकली 2 मीटर। ठीक है, अब ये अगर मैं इस डीएनए को एक लंबाई में बेसिकली ड्रॉ करूं तो अगर मैं इसे खोलूंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब इस डीएनए में क्या पाया जाता है? इस डीएनए में कुछ फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं जो कि आगे चल के क्या कर सकती है? प्रोटीन को कोड कर सकती है। और हम कह सकते हैं कि फंक्शनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और उन फंक्शनल सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? उन्हीं फंक्शनल सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं जीन। तो यहाँ पे देखो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में बहुत तरीके के हमारे जीन्स पाए जाते हैं। तो ये सपोज करो ये है आपका जीन 1, ये है आपका स्टूडेंट जीन 2, ये है आपका जीन 3। ये जो जीन है ये सारे के सारे जीन आपस में क्या हो सकते हैं? ये सारे के सारे जीन आपस में अलग हो सकते हैं। सपोज करो ये जो जीन 1 है ये बेसिकली क्या है? ये आपका हेयर को एक्सप्रेस कर रहा है। जीन 2 आपके आई कलर को एक्सप्रेस कर रहा है और जीन 3 आपके बेसिकली स्किन कलर को एक्सप्रेस कर रहा है। सपोज दैट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया था? ये है स्टूडेंट हमारा बेसिकली डीएनए। जब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो देखो डीएनए में क्या पाया जा रहा है? डीएनए के अंदर स्टूडेंट पाए जाते हैं हमारे जीन। तो अगर आप डीएनए एक्सप्रेशन बोलो या जीन एक्सप्रेशन बोलो, बात हमारी क्या है? सेम है। ठीक है, तो जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाते हैं स्टूडेंट बेसिकली एमआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? जीन 1 का भी एमआरएनए बन गया, जीन 2 का भी एमआरएनए बन गया, जीन 3 का भी एमआरएनए बन गया। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एमआरएनए है। अब देखो ये बेसिकली डीएनए से एमआरएनए तभी बनेगा जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? जब हम डीएनए से बेसिकली एमआरएनए बनाते हैं तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अगर अब हमें क्या करना है, इस जीन से जो एमआरएनए बना है ये क्या है? ये ट्रांसक्राइब हुआ है तभी बना है, राइट। तो अब आगे चल के क्या होगा? इससे हमारा बनेगा प्रोटीन, राइट। और ये क्या होती है? ये हमारा होता है सेंट्रल डोग्मा। तो जब हमें एमआरएनए से प्रोटीन बनाना होता है तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है स्टूडेंट उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये हमें पता है। तो यहाँ पे देखो डीएनए से बना बेसिकली एमआरएनए और एमआरएनए से बना क्या? प्रोटीन। अब हम यहाँ पे ये जो बेसिक टेक्निक है इसी बेसिक टेक्निक को याद रखना क्योंकि इसी से आपको डीएनए माइक्रोएरे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एमआरएनए में वो किस लेवल पे कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे कर रहा है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि जो डीएनए माइक्रोएरे है इसे हम क्या और भी शब्दों में जानते हैं, बायोचिप हो गया, डीएनए चिप हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ना एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जैसे चिप होती है। तो मैं यहाँ पे उसी चिप को मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। इस चिप पे क्या होता है, इस चिप पे स्टूडेंट बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस चिप पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारे स्पॉट्स है,
ऐसे कर करके। तो ये क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे क्या है हमारे स्पॉट्स है, ठीक है। अब इन स्पॉट्स पे हम क्या करते हैं, इन स्पॉट्स पे हम अपने जीन को डालते हैं, और इन स्पॉट्स पे क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के जीन प्रेजेंट होते हैं, पर इन स्पॉट्स पे वही जीन होंगे जिनका सीक्वेंस हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारे स्पॉट्स पे स्टूडेंट हमारे बेसिकली जीन होते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के जीन या सीक्वेंस हो सकता है, डीएनए हो सकते हैं, तो हर स्पॉट्स पे होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट, ये क्या है, ये हमारे बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, और इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे ये क्या है, ये बेसिकली स्पॉट है, और इस स्पॉट पे हमने क्या अटैच करे, इन स्पॉट्स पे हमने अटैच करे बेसिकली अपने जीन, और वो जीन का सीक्वेंस हमें क्या है, उस जीन का सीक्वेंस हमें नोन है। इस वजह से हम इसे यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर हमें जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस नोन है तो इसे हम कहते हैं प्रोब्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे बेसिकली प्रोब्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये है स्टूडेंट, ये आप सपोज करो ये क्या है, ये हमारा जीन 1 है। कैसे, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए में हमारे एक ही जीन तो पाया नहीं जाता, डीएनए के हमारे बहुत तरीके के जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन 1, जीन 2, जीन 3 ऐसे करके और भी तरीके के जीन्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारा बेसिकली जीन 1 है, उस जीन 1 की क्या करें, मल्टीपल कॉपीज बनाई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने जीन 2 की मल्टीपल कॉपीज बनाई, जीन 3, यहाँ पे हमारा जीन 4, ऐसे करके हमने क्या करा है, 12 जीन के अलग अलग मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब यहाँ पे अब सपोज करो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली दो अलग अलग सेल में जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक न्यूरॉन का सेल एक एपिथेलियल सेल से कैसे डिफरेंट है, तो वहां पे कौन कौन से अलग अलग तरीके के जीन फाइंड आउट हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। दूसरा, सपोज करो कि मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है कि जो नॉर्मल सेल है और एक कैंसरस सेल है, इन दोनों सेल के अंदर कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सेल एक दूसरे से अलग है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इस डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक को कैसे यूज करके इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली मैं दो अलग अलग तरीके के सेल ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट, बेसिकली हमारा नॉर्मल सेल है, दिस वन इज द नॉर्मल सेल। और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारा है बेसिकली कैंसरस सेल, ठीक है। अब देखो, ये जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में भी क्या पाया जाएगा, नॉर्मल सेल में भी हमारा डीएनए पाया जाएगा, और कैंसरस सेल में भी क्या पाया जाएगा, कैंसरस सेल में भी डीएनए पाया जाएगा। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए में अलग अलग तरीके के जीन्स भी होंगे, है ना। तो नॉर्मल सेल के जो जीन्स है वो जब अपने आप को बेसिकली एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे वो बेसिकली आरएनए। तो यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल सेल के जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करा तो इन्होंने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बना लिए। ये मैं जो यहाँ पे ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बेसिकली क्या है, आरएनए। इसी तरीके से जब कैंसरस सेल के जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करा तो उन्होंने भी क्या बना लिया स्टूडेंट, अलग अलग तरीके के आरएनए बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली नॉर्मल सेल से और इस कैंसरस सेल से इन आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो आरएनए बन रहा है वो कौन सा आरएनए होगा, वो होगा स्टूडेंट बेसिकली हमारा एमआरएनए, मींस मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये मेरा नॉर्मल सेल का एमआरएनए है और ये मेरे कैंसरस सेल का एमआरएनए है, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करूंगी ना, इस एमआरएनए से अब वापस से क्या बनाऊंगी, इस एमआरएनए से वापस से मैं बनाऊंगी डीएनए। तो अगर हमें एमआरएनए से बेसिकली डीएनए बनाना होता है तो हमें क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाना होता है, अगर हम एमआरएनए से डीएनए बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करेंगे वो होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे क्या, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे बना लिया बेसिकली डीएनए। अब ये जो डीएनए मैंने बनाया है, ये कैसा डीएनए होगा, ये हमारा बेसिकली सी डीएनए होगा, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्या हुआ, नॉर्मल सेल लिया और कैंसरस सेल लिया। मैं देखना चाहती हूँ इन दोनों के अंदर कि ये दोनों सेल आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सेल में भी डीएनए होगा, कैंसरस सेल में भी डीएनए होगा, दोनों के डीएनए ने क्या करा होगा, अपने अपने जीन को एक्सप्रेस करा होगा, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने अपने जीन को एक्सप्रेस करा तो उन्होंने बेसिकली क्या बनाए, एमआरएनए बनाए। तो मैंने नॉर्मल सेल का भी एमआरएनए ले लिया और कैंसरस सेल का भी एमआरएनए ले लिया, और बाय द हेल्प ऑफ दिस एमआरएनए मैंने वापस से क्या बना लिया, सी डीएनए बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे जब एमआरएनए से मुझे सी डीएनए बनाना था तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज करी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस यूज करी।
अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जब हमें वापस से सी डीएनए ही बनाना था तो हमने सीधा यहाँ के सेल, नॉर्मल सेल में जो डीएनए था और कैंसरस सेल में जो डीएनए था, उन दोनों को क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि देखो, नॉर्मल सेल का भी खुद का डीएनए है और कैंसरस सेल का भी खुद का डीएनए है, पर हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे है। तो जैसी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नॉर्मल सेल में भी कुछ जीन अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर रहे होंगे या कम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल नॉर्मल है। और कैंसरस सेल, जब एक नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल बनता है तो जैसी बात है, वहां उस कैंसरस सेल में कुछ जीन अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, तो वो कैंसरस सेल बन सकता है यहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कैंसरस सेल में कुछ जीन ऐसे हैं जो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर रहे हो, तो भी वो क्या हो सकता है, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो सपोज करो इस कैंसरस सेल में क्या हो रहा है, जीन का ओवर एक्सप्रेशन या कम एक्सप्रेशन हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे जो जीन 1 है उसका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल में जो जीन 1 है वो ओवर एक्सप्रेस नहीं हो रही है, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन शो कर रही है। और यहाँ पे अगर जीन 1 का ओवर एक्सप्रेशन होता है तो वो क्या बनता है, कैंसरस सेल बनता है। तो अगर जैसी बात है, जो हमारा कैंसरस सेल है अगर वो जीन 1 का ओवर एक्सप्रेशन कर रहा है तो यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए भी बनेगा वो जीन कैंसरस सेल में ज्यादा बनेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और यहाँ पे अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें जीन एक्सप्रेशन तो फाइंड आउट करना है, हमें डिफरेंशिएट तो करना है, इस वजह से हम यहाँ पे एमआरएनए से वापस से क्या बनाएंगे, सीडीएनए बनाएंगे। अब देखो, अगर ये कैंसर सेल से जो एमआरएनए बना ये ज्यादा बनेगा, तो जैसी बात है, जब हम इस एमआरएनए से वापस से सीडीएनए बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा बनेगा। और यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल सेल से जो अपना सीडीएनए बनाएंगे वो भी क्या बनेगा, नॉर्मल क्वांटिटी में बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया है जीन 1 का, ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं कैंसर सेल में जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं या कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ज्यादा एमआरएनए भी बन सकते हैं, कम एमआरएनए भी बन सकते हैं। अब हम फिर इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली हम कुछ फ्लोरोसेंस डाई को सीडीएनए के साथ अटैच करते हैं। क्यों वो इसलिए कि जैसे कि हम फ्लोरोसेंट डाई को अटैच करेंगे तो जैसी बात है, जब उसे हम डीएनए माइक्रोएरे चिप पर डालेंगे तो वो क्या फ्लोरोसेंट लेबल होगा, हमें अलग अलग तरीके के कलर प्रोड्यूस करेगा। और जो वो अलग अलग तरीके के कलर्स हमें जब दिखाई देंगे तो वहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला जीन यहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है और ये वाला जीन यहाँ पे बेसिकली कम एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली रेड और ग्रीन फ्लोरोसेंट टाइप को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सपोज करो मैंने नॉर्मल सेल पे क्या करा है, नॉर्मल सेल पे बेसिकली मैंने ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई यूज करी है, और यहाँ पे जो मेरा बेसिकली कैंसरस सेल है, इस कैंसरस सेल पे बेसिकली मैंने रेड फ्लोरोसेंट डाई यूज करी है। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी रेड ही बनाया था और यहाँ पे मैंने क्या करा है, रेड फ्लोरोसेंट डाई यूज करी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों का जो सीडीएनए है, ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई सीडीएनए और रेड फ्लोरोसेंट डाई सीडीएनए, उनको पूरा का पूरा मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। अब इस मिक्सचर को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे पोर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली मैंने पोर कर दिया, क्या, पोर दी मिक्सचर, ठीक है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे बेसिकली मिक्सचर पोर कर दिया तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी हमने जीन ये प्रोब्स है, इन प्रोब्स पे जो जीन प्रेजेंट है उनका हमें जेनेटिक सीक्वेंस पता है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे पोर करा उनका जेनेटिक सीक्वेंस हमें नहीं पता, पर है तो वो भी क्या, वो भी हमारे सीडीएनए, और ये भी क्या है, ये भी हमारे बेसिकली डीएनए है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बेसिकली पोर कर दिया, तो पोर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा प्रोब है विच इज कॉल्ड डीएनए, प्रोब भी हमारा क्या है, डीएनए है, और जो हमारा सीडीएनए है, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। हाइब्रिडाइज क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे, राइट। और हाइब्रिडाइज करने के बाद हम यहाँ पे सारे के सारे जो भी हमने मिक्सचर में पोर करा है, सारे के सारे तो बाइंड नहीं कर सकते, हो सकते क्योंकि कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो अनबाइंड रह गए हो, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, उनको हम बेसिकली वॉश कर देते हैं, जो कि क्या रह जाते हैं, एक्स्ट्रा रह जाते हैं ना, उनको वॉश कर देते हैं। और वॉश करने के बाद इस माइक्रोएरे चिप को हम क्या करते हैं, मशीन में डाल के फिर हम अपना सीक्वेंस देखते हैं, मतलब फिर हम अपना रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले में स्टूडेंट हमने क्या देखा था कि कैंसरस सेल है। सपोज करो कैंसरस सेल में जीन 1, 3 और 5 ये अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, और इस नॉर्मल सेल में जीन 2, 4, 6 और 8 ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा जीन कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल में हमारा जो mRNA ज्यादा बनेगा वो हमारा 1, 3 और 5 का बनेगा। ठीक है, तो अब हमने जो कैंसरस सेल का cDNA उसको हमने कैसे लेबल करा है, रेड, और जो हमारा नॉर्मल सेल का cDNA उसको हमने कैसा लेबल करा है, ग्रीन। ठीक है, तो जब हमें से अपने माइक्रो अरे इस चिप पे हमने जब मिक्सचर पोर करा, वॉश करने के बाद इसे मशीन में डाला, तो यहाँ पे देखो जो हमारा जीन 1 था, जीन 1 हमारा रेड लेबल था, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें बेसिकली रेड कलर मिला। ठीक है, ये प्रोब कैसा हुआ, ये हमें रेड शो हो रहा था। ठीक उसी तरीके से कौन सा दूसरा हमने बनाया था, दूसरा हमने बनाया था स्टूडेंट 3 और 5, तो 3 और 5 में भी हमें क्या हो रहा है, हमें रेड कलर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी रेड कलर शो हो रहा है और यहाँ भी हमें रेड कलर शो हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो जीन 1 है, 3 है और 5 है, ये बेसिकली हमारा किसमें ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, ये सीक्वेंस एक्सप्रेस कर रहा है हमारे कैंसर सेल में। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोब लगाया था उसका सीक्वेंस तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना। तो यहाँ पे जब हमने रेड कलर देखा तो हमें ये पता चला, अच्छा ये वाले सीक्वेंस हमारे कैंसर सेल में, ये वाला जीन हमारा कैंसर सेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। ठीक है, या फिर इस वाले जीन में ऐसे म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। अब सपोज करो जो दूसरा था, हमने नॉर्मल सेल में कौन कौन सा एक्सप्रेस हो रहा था, नॉर्मल सेल में स्टूडेंट बेसिकली हमारा 2, 4, 6, 8, और इसको हमने क्या करा था, इसको हमने ग्रीन लेबल करा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस वाले में जो हमारा सेकंड नंबर पे ये ग्रीन कलर का देगा, 4th नंबर पे भी हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट, हमें ग्रीन कलर का एक कलर देगा, 6 पे भी हमें बेसिकली ग्रीन ही दिखाई देगा, और 8 पे भी हमें बेसिकली क्या होगा, ग्रीन ही दिखाई देगा। ये वाला अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो जीन सीक्वेंस है, जो 2, 4, 6, 8 का जो जीन है, वो अपने आप को कैंसर सेल में नहीं, नॉर्मल सेल में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये सीक्वेंस, ये जीन हमारे नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस होते हैं, कैंसर सेल में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो कि अपने आप को बेसिकली येलो कलर के देते हैं। ठीक है, ये वाला सपोज कर लो, ये वाला क्या है, ये वाला स्टूडेंट बेसिकली हमारा येलो कलर दे रहा है। अब ये येलो कलर हमें दे रहा है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई भी जीन, ना तो हमने अपना बेसिकली नॉर्मल सेल को कैंसर सेल का जीन कोई भी येलो प्रोब से तो करा नहीं, तो यहाँ पे हमें येलो कलर क्यों मिल रहा है, यहाँ पे जो येलो कलर, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो जीन सीक्वेंस है, ये वाला जो जीन है, ये नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट कुछ ना हमें ब्लैक भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स भी हमें मिलते हैं, और मैं यहाँ पे ब्लैक तो दिखा नहीं पाऊंगी। तो सपोज करो जो आपका 11 नंबर का है और 12 नंबर का है, ये दोनों जीन पे आपको बेसिकली ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट वाला है, ये क्या बताता है कि ना तो ये जीन सीक्वेंस हमारा नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस हो रहा है, और ना तो ये जीन सीक्वेंस हमारा बेसिकली कह सकते हो आप कैंसर सेल में एक्सप्रेस हो रहा है। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेक्निक से कि हाँ, कौन कौन से जेनेटिक सीक्वेंस हमारे बेसिकली अलग अलग सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए माइक्रोअरे या फिर जेनेटिक सीक्वेंस जीन एक्सप्रेशन टेक्निक भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आपका येलो कलर शो हो रहा हो, कौन सा स्टूडेंट, अगर आपको येलो कलर शो हो रहा है इस स्पॉट पे, तो इसका क्या मतलब है, जो आपका नॉर्मल सेल और जो आपका कैंसरस सेल है, कौन सा, जो आपका नॉर्मल और कैंसरस सेल है, इन दोनों में जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसका इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पे आपको ब्लैक कलर शो हो रहा है, तो इससे आपको ये क्या पता चलेगा कि जो जीन है, चाहे वो नॉर्मल सेल में चाहे वो कैंसर सेल में, उस जीन का कोई भी एक्सप्रेशन ना तो नॉर्मल सेल में हो रहा है ना तो कैंसर सेल में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और तीसरा स्टूडेंट कि अगर आपको सपोज करो रेड कलर ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू ग्रीन कलर, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि कैंसर सेल के जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, तो अगर आपको रेड कलर दिखेगा तो रेड कलर का मतलब है कि जीन एक्सप्रेशन आपका कैंसर सेल में ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। और अगर आपको बेसिकली चिप पे ग्रीन कलर दिखता है तो इसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है स्टूडेंट कि आपका जो नॉर्मल सेल है उसमें एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कैंसरस सेल। तो यहाँ से आप ये सारे डाटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे क्या क्या चीज हमने पढ़ी, उसे एक बार हम पीडीएफ से गो थ्रू हो जाते हैं। आज जीन एक्सप्रेशन और बायोचिप टेक्निक कितनी थी, और लास्ट में मैं आपको इसकी एक एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगी जिससे आप ये पता कर सकते हो कि अच्छा इस प्रोसेस के थ्रू हम इस सारी चीजों को करते हैं। ठीक है, चलो तो अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन की, तो देखो डीएनए माइक्रोअरे आर सॉलिड सपोर्ट्स यूजुअली ऑफ ग्लास और सिलिकॉन
upon which DNA is attached in an organized predetermined grid fashion. डीएनए माइक्रोएरे क्या होता है? डीएनए माइक्रोएरे एक सॉलिड स्पॉट होता है, मींस एक सॉलिड सरफेस होता है, किसका? ग्लास का या सिलिकॉन का बना होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी अपने डीएनए को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उस डीएनए का सीक्वेंस हमें क्या होता है, फाइंड आउट होता है। और हमें पता है कि हमारे डीएनए के अंदर ही क्या होता है, डीएनए के अंदर ही हमें जीन भी डीएनए के अंदर ही जीन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम उन जीन को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, सो each spot of DNA कॉल्ड एज प्रोब। जो भी हम वहाँ पे हर स्पॉट पे जो अपना जीन या डीएनए लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोब कहते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल जीन को। हम कभी भी एक प्रोब पे दो जीन नहीं लगाएंगे, एक प्रोब पे सिर्फ एक ही जीन लगाएंगे, उस जीन की मल्टीपल कॉपीज लगाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मल्टीपल कॉपीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, सो डीएनए माइक्रोएरे कैन एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ 10 of 1000 ऑफ जीन साइमल्टेनियसली। हम इस डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक की मदद से एक साथ कम से कम नहीं तो 1000 तक जीन एक्सप्रेशन या 1000 जीन का भी सीक्वेंस एक्सप्रेशन एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सेवरल सिनोनिम्स ऑफ डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे को और भी तरीके के नाम होते हैं, जिसे हम डीएनए चिप भी कह सकते हैं, जीन चिप भी कह सकते हैं, डीएनए अरे भी कह सकते हैं, जीन अरे भी कह सकते हैं और बायो चिप भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, बायो चिप से भी, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, और इसके अलावा जीन चिप भी कह सकते हैं, डीएनए चिप भी कह सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, वो नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ इस तरीके के देखिए स्पॉट्स दिखते हैं। ये क्या है, ये हमारी एक डीएनए माइक्रोएरे मशीन है। हम जब अपना बेसिकली सब कुछ मिक्स अलग करके वॉश करके उस चिप को इस मशीन के अंदर डाल देते हैं और फिर हमें ऐसे रिजल्ट शो होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और कुछ स्पॉट पे हमें ब्लैक कलर भी दिखते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा जीन किस सेल में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है या किस सेल में कम एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो बात करूं मैं प्रिंसिपल की कि जो डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक है बेसिकली हमारा न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेसिकली हम अपना cDNA बना रहे हैं और जो हम यहाँ पे अपना cDNA बनाने के बाद हम किसके साथ इसे अटैच करें, इसके हम अटैच कर रहे हैं अपने जीन के साथ। और वो जीन कौन सा? ये जीन हमारा बेसिकली प्रोब है। ठीक है, तो प्रोब भी हमारा क्या है? डीएनए ही है और cDNA भी हमारा क्या है? डीएनए ही है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। दोनों डीएनए है, दोनों डीएनए आपस में आके क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे। और यहाँ पे याद रखना जो cDNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यहाँ पे जो हम प्रोब भी यूज करते हैं ये भी कैसे यूज करते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड ही यूज करते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों है, दोनों आपस में आके क्या करेंगे? एक दूसरे से बाइंड करेंगे बाय द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो इस प्रिंसिपल पे बेसिकली हमारा डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक बेस्ड होती है। तो यहाँ पे देखो इसे हम और डिटेल में करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए माइक्रोएरे लाइज ऑन द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। ये जो डीएनए माइक्रोएरे का प्रिंसिपल है किस चीज पे बेस्ड है? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बेस पे है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को बाइंड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और फॉर दिस सैंपल आर लेबल यूजिंग फ्लोरोसेंट डाई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो हमारा cDNA होता है उसको फ्लोरोसेंट डाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसे पोर करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बिटवीन द सैंपल एंड प्रोब। यहाँ पे हम सैंपल में किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम सैंपल में बात कर रहे हैं अपने cDNA की। और क्या होता है? प्रोब। cDNA और प्रोब के बीच में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती वो क्या होता है? वो अनअटैच होते हैं। ठीक है, फिर वो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम वॉश कर देते हैं ताकि वो हमारे एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो फ्लोरोसेंटली लेबल टारगेट सीक्वेंस दैट बाइंड टू अ प्रोब सीक्वेंस जनरेट अ सिग्नल। जो हमारा cDNA होता है जिसको हमने क्या करा है? प्रोब बेसिकली फ्लोरोसेंटली डाई करा है, वो क्या करता है? वो जो प्रोब के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो एक सिग्नल जनरेट करेगा। राइट, The signal depend on the hybridization condition, washing after hybridization etc. ये जो सिग्नल है किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये बेसिकली हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, जो भी सिग्नल मिल रहा है वो ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है? एक लाइट ही तो आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है, लाइट की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। ठीक है, while the total strength of the signal depend upon the amount of target sample present। और जो टोटल स्ट्रेंथ है सिग्नल की, कि सिग्नल ज्यादा स्ट्रेंथ में आ रहा है या कम स्ट्रेंथ में आ रहा है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? जो हमारा सैंपल है वो कितना प्रेजेंट है। मतलब जो हमारा cDNA है यहाँ पे
वो कितना प्रेजेंट है। जैसे कि नॉर्मल सेल में cDNA कम आ रहा था, कैंसरस सेल में cDNA ज्यादा आ रहा था, तो जो हमारा बेसिकली रेड कलर वाला फ्लोरोसेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रीन कलर। ठीक है, तो cDNA के अमाउंट पे ये सिग्नल हमारा बेस्ड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा mRNA उतना ज्यादा cDNA। Using this technology, the presence of one genomic or cDNA sequence in 1 lakh or more sequence can be screened in a single hybridization। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक साथ बहुत सारे जीन को या फिर उन जीन के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, ये बात होगी स्टूडेंट हमारे प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल से हमारा सिंपल से यही था कि हमारा न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो कभी भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये डीएनए माइक्रोएरे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होता है, एक चिप चाहिए होती है, या डीएनए चिप कह सकते हो, बायो चिप कह सकते हो, कुछ भी जिसपे ऑलरेडी हमने अपने प्रोब्स को क्या कर रखा होता है, प्रोब को स्पॉट कर रखा होता है। टारगेट सैंपल चाहिए होता है कि हमें किन सेल्स के बीच में टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट सैंपल क्या था, एक नॉर्मल सेल तो एक कैंसरस सेल था। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई चाहिए होगी जिससे हम उसे क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। प्रोब चाहिए होंगे और हमें फिर एक स्कैनर चाहिए होगा जिसकी वजह से हम सारे प्रोसेस को स्कैन कर सके। राइट, अब देखो इस डायग्राम से हम बेसिकली क्या, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक हेल्दी सेल लिया है, मींस एक नॉर्मल सेल लिया है, और यहाँ पे पैथोलॉजिकल सेल का मतलब क्या है, कैंसरस सेल। ठीक है, उन दोनों में से हमने क्या करा, उन दोनों में से हमने बेसिकली अपना आरएनए को आइसोलेट कराया। सबसे पहले उसकी कल्चरिंग कर दी, मतलब सेल का नंबर बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने अपना आरएनए आइसोलेट कर लिया, और फिर उस पर क्या कर दिया, उस आरएनए से हमने क्या बना लिया, अपने cDNA बनाया और उसको क्या करा, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड कर दिया। ठीक है, लेबल करते हैं। हेल्दी सेल वाले को हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट से करा है, और जो हमारा बेसिकली कैंसरस सेल है उससे हमने किससे करा, सबको हमने बेसिकली रेड से कर दिया। इन दोनों जो भी हमारे पास ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड cDNA आए उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बेसिकली मिक्स करके इस माइक्रोचिप के ऊपर पोर कर दिया, और फिर पोर करने के बाद वॉश करा, और जब हमने इसके एनालिसिस करे तो कुछ हमें ऐसे सीक्वेंसेस फाइंड आउट हुए। जहाँ पे जो ग्रीन कलर है, कि ग्रीन कलर में क्या पता चल रहा है कि नॉर्मल सेल में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, रेड वाला में पता चल रहा है कि जो कैंसरस सेल में हो रहा है एक्सप्रेशन ओनली, ब्लैक वाला से पता चल रहा है कि ये वाला जीन ना तो हमारा बेसिकली नॉर्मल सेल में ना ही कैंसरस सेल किसी में भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और येलो वाले से पता चल रहा है कि ये वाला जो जीन है हमारा बेसिकली एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप्स भी बहुत डिटेल में बता दिया, और जब आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ अपलोड है, आप वहां से निकाल कर वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और ये सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ सकते हो जो ऑलरेडी इस पीडीएफ में मेंशन है। तो यहाँ पे भी आप बस समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली है। बात करूं मैं एप्लीकेशंस की, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली हम किस में कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के अंदर तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस के अंदर हम जीन एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं, पर इसके अलावा इसका और भी तरीके के डायग्नोसिस हम कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। कौन कौन से, हम किसी ड्रग की डिस्कवरी में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस टेक्निक्स को यूज करते हैं, स्प्लाइसिंग में, प्रोटियोमिक्स में, फंक्शनल जीनोमिक्स में, डीएनए सीक्वेंसिंग में और जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग में, इन सब में हम बेसिकली इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करूं अगर मैं इसके डीएनए माइक्रोएरे के एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रियल टाइम में हम थाउजेंड्स ऑफ जीन के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे हमें अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत फास्टली चीज हो जाती है, बहुत इजीली हमें रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, दूसरा कि ये जो डीएनए चिप है ये बेसिकली इसकी जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा लंबी नहीं होती। तो ये क्या होगी, ये बात होगी स्टूडेंट बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस की। तो आप चलते हैं इसको एक बेसिकली 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि ये प्रोसेस बेसिकली 3D में कैसे हो रही है। In order to understand microarray, we first take some examples and then we would go to step-by-step analysis. Let's say we ask a question how neurons are different from epithelial cells in terms of gene expression. Or let's say we ask that how a normal cell differs from a cancer cell when it comes to transcriptome level. Or we ask that how a mature neuron is different from an immature neuron. All of these kind of questions can be answered using microarray by looking at the transcriptome level.
We are trying to understand that how neurons are different from epithelial cells in terms of gene expression. Are there unique genes that are expressed by one cell but not the other? These are our question. So we first extract the total RNA from neurons and the epithelial cells. Then we prepare cDNA. But while preparing cDNA, these particular cDNA coming from neurons and epithelial cells are differentially labeled. Later on, we load those cDNA samples on these microarray chips and later on scan that with a microarray scanner. Ultimately, we analyze the differential expression pattern of these genes. So this is the overall workflow of microarray. So the first step for microarray would be extracting the RNA. So first we perform cell lysis and then we run the lysate through an extraction column. In this column, the RNA molecules bind to the column material. Then we add elution buffer to this column. After adding the elution buffer, the RNA is eluted and this pure RNA is collected. This RNA would be converted to cDNA by performing a reverse transcriptase PCR. Then ultimately these cDNA samples are loaded on these microarray chips. Let me remind you that in these microarray chips, the cDNA which are loaded are differentially labeled. For simplicity, let us imagine that the neurons give rise to these red labeled cDNA, whereas the cDNA of epithelial cells are green labeled. So these labels are fluorescent labels and this can be achieved by using fluorescently labeled nucleotides while synthesizing the DNA. So now we are zooming into one particular spot of these microarray chip. Now whenever we add particular cDNA, this would hybridize to these portions of this spot. So here we can understand for probes corresponding to gene A, samples that are coming from the neuron are hybridizing more compared to samples coming from the epithelia. And the scenario is different for the next spot. Now all these spots are actually scanned and analyzed. Let us talk about 3 such spots. Here, this spot corresponds to gene X. Here we can understand that gene X is expressed more in the neurons and less in the epithelial cells. Whereas gene Y, if we imagine, it is expressed more in the epithelial cells and less in the neurons. That is why the spot looks green. Whereas a yellow spot represents the expression levels are kind of similar in between these two cell types. Now there are thousands of spots in this array. All of these spots are read by an automated scanner machine, and all these informations are added and analyzed further to extract the data. So the analysis involves making adjustment for systemic errors, including differences in intensities. Then the normalization of 2-color arrays is achieved by local regression. Further steps include background correction, scaling, as well as averaging the signals coming from duplicate spots. All of these things are achieved and ultimately a heat map is generated to represent the data. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको 3D एनिमेशन की मदद से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी टेक्निक। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस टॉपिक को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।